नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ष भर अलग अलग ऋतुएं हमें देखने के लिए मिलती हैं और इन ऋतुओं का प्रभाव ना केवल पृथ्वी और जीव जंतुओं पर देखने के लिए मिलता है, इनका प्रभाव हमारे मनुष्य जीवन पर भी देखने के लिए मिलता है। इस प्रभाव से बचने के लिए हमें जो ऋतु आचार्य में के बारे में बताया गया है, किस तरह से हम इसके प्रभाव से बच सकते हैं और अपनी जीवन शैली को किस तरह से सुधार सकते हैं। इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय भी रहेगा ऋतुचर्या अनुसार हमारा जीवन शैली। और इसी खास विषय पे आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर पवल चंद्र जी, जो कि चिकित्सा अधिकारी के पद पर चिकित्सा हेल्थ सेंटर न्यू शिमला में कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ऋतुचर्या की, तो आखिर ऋतुचर्या आखिर होता क्या है और ये किस तरह से मनुष्य पर प्रभाव करता है? देखिए, कुल मिला के आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। संपूर्ण वर्ष को 6 एक तरह से कह लें कि ऋतुओं के आधार पे 6 ऋतुओं में बांटा गया है कि पूरा साल किस तरह से बांटा जाए। तो और सभी ऋतुओं का अपना अपना विशेष लक्षण है, अपने अपने विशेष प्रभाव हैं। उसमें जो पर्यावरण का वो रहता है वो अपने अपने हिसाब से रहता है। तो 6 ऋतुएं हमें मेंशन की गई हैं, जैसे कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु। तो ये जो 3 ऋतुएं हैं, ये कह लीजिए कि हम इसे अदान काल में मानते हैं। अदान काल मतलब जिस काल में जो सूर्य है, सूर्य हमसे ले लेता है एनर्जी, कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, तो अदान काल में ये रहता है। और इन 3 ऋतुओं के दौरान जो सूर्य है वो उत्तरायण में रहता है, यानी कि उसका प्रभाव उत्तरायण में उसे मेंशन किया गया है। तो उसके अलावा अगली हमारे पास रहती है वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं। तो कुल मिला के हमारी 6 ऋतुएं होगी। जो बाद में बताई गई हैं, जो वर्षा, शरद और हेमंत हैं, उसे हम विसर्ग काल भी कहते हैं। उसमें जो सूर्य ने और पर्यावरण ने हम लोगों से ले लिया था, जो नमी कह लीजिए या जो भी, तो वो विसर्ग काल में वापस प्रदान कर देता है। और इसमें जो है कि दक्षिणायन में हमारा सूर्य की अवस्था रहती है। तो रोग भी उसी प्रकार से, शरीर की अवस्थाएं भी रहती हैं। तो उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि अलग अलग ऋतु रहती हैं, मुख्यतः जो हमारे आयुर्वेद में 6 तरह के ऋतुओं के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें शुरुआत की, जो वसंत और ग्रीष्म ऋतु है, उस दौरान मानव शरीर पर किस तरह के जो बदलाव देखने के लिए मिलते हैं? कौन सी ऋतु में? सर, जो शुरुआत की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु हो गई है, जो वसंत ऋतु हो गई। जी। जिस ऋतु की आप बात कर रहे हैं कि इसमें हम आदान काल में हैं। जी, आदान काल। तो होता यह है कि ये जो ऋतुएं आती हैं, इससे पहले हमारे हेमंत और जो सर्दियों का मौसम रहता है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो अब जब हम इस काल में पहुँचे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सूर्य की गर्मी बढ़ रही है। जो पिछली ऋतु में जो कफ का संचय हमारे शरीर में हो गया था, कफ बढ़ गया था पूरे शरीर में कफ, क्योंकि सर्दियों के जो ऋतुएं होती है उसमें हमारा खान पान, गरिष्ठ भोजन हम लेते हैं और शरीर में कफ का बहुत ज़्यादा संचय हो जाता है। तो अब जब जो सूर्य की गर्मी बढ़ रही है, उसी प्रकार से जो हमारे स्रोतस हैं, हमारे शरीर की अवस्था है, उसमें जो कफ जो है वो जो उसका निस्सरण हो रहा है, वो मेल्ट डाउन हो रहा है, वो द्रवीभूत हो रहा है। तो उसकी वजह से जो आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी वजह से लोग ग्रसित हैं और वही आजकल हम फेस कर रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आदान ऋतु होती है, उसमें मुख्यतः जब हम देखते हैं, जब भी वसंत ऋतु आती है तो मानव शरीर में बहुत से बदलाव, काफ़ी लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो आखिर बीमार होने का क्या कारण रहता है और किस तरह के जो बदलाव देखने के लिए मिलते हैं? बीमार होने का कारण यही है कि जो कफ का संचय हमारे शरीर में हो गया था, कफ का जो संचय हो गया था पिछली ऋतुओं में, तो वो अब थोड़ा हम कह सकते हैं कि पिघलना शुरू हुआ है, द्रवीभूत होने का। और वो हमारे शरीर के विभिन्न स्रोतस जो होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो हमारे सिस्टम्स को वो उसमें ब्लॉकेज करने लगा है। तो वो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आजकल हम देखने में आ रहा है कि आजकल जो है, जो कफ से संबंधित दिक्कतें लोगों को ज़्यादा आ रही हैं, जैसे कि छींके आना, खांसी,
कफ, और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है जब कफ एक तरह से आवरण कर लेता है, एक तरह से मतलब एक अपनी परत चढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे कोष्ठ पे, हमारे पेट पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव आता है कि अग्नि मंद हो जाती है। पेट की जो अग्नि है, जिसे हम कहते हैं कि भूख ना लगना, इस तरह की, तो वो जो आवरण हो जाता है, तो उससे उसी तरह की संबंधित दिक्कतें हमें देखने में आती हैं। जी सर, ऋतुचर्या में अक्सर जो खान पान है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। अगर हम बात करें शुरुआत की जो ऋतु की, तो उस दौरान किस तरह का हमारा खान पान रहना चाहिए? देखिए, ऋतुओं के अनुसार हमारा खान पान रहना चाहिए। जिस प्रकार से अब कफ वृद्धि की मैंने बात की, तो कफ अगर बढ़ा हुआ है तो विशेष रूप से मैं यहाँ पे व्याख्यान करना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेद में 6 तरह के स्वाद या रस कह लें, हमें वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये जो 6 स्वाद हैं, तो मधुर, अम्ल, लवण जो स्वाद हैं, मतलब मीठा, अम्ल खट्टा और लवण नमकीन। तो ये तीनों मधुर, अम्ल, लवण जो हैं, ये कफ वृद्धि के कारण होते हैं। इनका सेवन अधिक करने से या ऐसे खाद्य पदार्थ लेने से जिनमें ये सब रस प्रधान है, तो उससे कफ की वृद्धि होती है। तो वो कफ वर्धक है। तो कहीं ना कहीं जो आपने जो पेय खाने के बारे में बताया, तो इनका जो यूज़ है, जो आदान ऋतु है, उस दौरान इसका कम जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी, क्योंकि इससे पहले की ऋतु में जो कफ का संचय हो गया था, कफ हमारे शरीर में बहुत बढ़ गया था। तो अब क्योंकि वो दिक्कत देने लगा, ऋतु तो बदल रही है। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक ऋतु बदलने के बाद दूसरी ऋतु शुरू होती है, तो उस बीच के समय को हम ऋतु संधि काल कहते हैं। तो उसमें ये रहता है कि शरीर अभी जो पिछली ऋतु से गुजर के आया है, वहाँ से अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, और अगली ऋतु भी पूरी तरह से आई नहीं है। उसके लक्षण भी, क्योंकि कभी ठंड है, कभी धूप अच्छी आ जाए तो गर्मी, तो उसमें शरीर भी थोड़ा सा उसमें कहीं थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में समय लेता है। हाँ, ये एडजस्टमेंट फेज हम इसे कह सकते हैं, ऋतु संधि को। तो इसी दौरान हमें ये बड़ा विवेकपूर्ण तरीके से चला के देखना होता है कि खान पान, रहन सहन हमारा कैसा रहे। तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि खान पान की तो थोड़े से अगर आप उदाहरण हमारे दर्शकों को दे सके कि किस तरह के जो हमारा विशेष खान पान रहना चाहिए। जैसे आपने बताया कि मीठा और जो खट्टा है, जो जैसे जो वस्तु, जो खाने की चीज़ें, उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो कौन सी जो चीज़ें हमें खानी चाहिए? आजकल जैसे मान लीजिए कि ऋतु चल रही है, उसमें क्योंकि कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है पिछली ऋतु से, तो आज अब ऐसे हमें खान पान लेने पड़ेंगे कि कटु, तिक्त, कषाय, जैसे जिसको मैंने कहा कि कटु, तिक्त, कषाय। कटु मतलब कड़वा, तिक्त मतलब तीखा, कषाय मतलब जो कसैला है। क्योंकि यही 3 रस हैं जो कि कफ का निस्सरण करते हैं और कफ को कम करने में सहायता करते हैं। अब जबकि कफ ही दिक्कत पैदा कर रहा है, मुख्य कारण है, तो उसको कम करने वाला, तो जैसे कटु में ले लें तो कड़वे में जैसे हम करेला हो गया, नीम के पत्ते हो गए। नीम के पत्ते, मौसम के अनुसार जो भी आजकल कड़वी वाली जो सब्जियां और फल वगैरह उपलब्ध हैं, उनका सेवन करें। और तिक्त में तीखा आ गया, तो तीखे में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे अपने घर की रसोई घर में मसाले होते हैं, जैसे सौंठ हो गई, सौंठ हो गई और अजवाइन, इस तरह की, और काली मिर्च, इन चीज़ों का सेवन हम थोड़ा सा बढ़ा दें किसी न किसी रूप में, तो कफ का शमन होगा, कफ कम कर सकेंगे। और कषाय में कसैली चीज़ें आ गई, तो वो सब हमें ध्यान में रख के अपना खान पान व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि हमारा जो कफ से होने वाली जो दिक्कतें हैं, वो हम उसको ठीक से उसको मैनेज कर पाएँ। जी सर, डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों में पेय पदार्थों को लेकर भी बड़ी शंका से रहती है कि कौन से ऋतु में किस पेय पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अक्सर लोगों को दही और लस्सी में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कब दही का इस्तेमाल करना चाहिए, कब लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। दही के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आम धारणा होती है कि जब थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है, सूर्य में तपिश बढ़ जाती है, तो लोगों के में ये धारणा रहती है कि दही लीजिए, ठंडा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दही है उसकी
मुख्य तासीर जो है वो तो थोड़ी उष्ण ही है, जी ठीक है, और वो कफ कारक भी है, जी तो वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कम हमें लेना चाहिए। हाँ, उसी समय पे मैं दूसरी बात अपनी ये भी कहना चाहूँगा कि जो लस्सी है जी या मट्ठा है, लस्सी जिसे हम कहते हैं, तो उसे अगर हम थोड़ा सा संस्कार करके या उसको छौंक लगा के उसको हम जैसे सौंठ, जीरा, अजवाइन वगैरह के छौंक लगा के अगर उसका सेवन करें, वो हितकारी होता है जी इस अवस्था में। लेकिन अगर कफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो दही है थोड़ा सा अभिसंधि होता है, थोड़ा सा गुरु होता है, जी। पचाने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये कुछ दिक्कतें करता है। जी। तो ये मैं जो आपकी जो क्वेरी थी, जो आपकी जो जी। आशंका थी जी। कि दही और उसमें तो कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जी कब जी नहीं जी करना चाहिए। जी। तो अक्सर अब हम बात करेंगे विसर्ग ऋतु की। जी। तो विसर्ग ऋतु में मानव शरीर में किस तरह से जो बदलाव देखने के लिए मिलते हैं और किस तरह से हमें अपने आप के लिए जो दिन बातों का मुख्य तौर पे जो ध्यान रखना चाहिए। जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि विसर्ग काल, जी। विसर्ग काल में हमारी आ जाती हैं कि वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु हैं। जी। तो वो विसर्ग काल है, उसमें जब वातावरण चेंज होता है, उसमें जब मौसम में बदलाव आता है, तो उस समय में हमें मुख्य तौर पर ये देखना रहता है कि उस समय में अक्सर सर जो विसर्ग ऋतु है उस दौरान हमारे भूख है जी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो उसका क्या कारण? भूख वो ऋतु का ही प्रभाव है, उसमें हमारा जो एपेटाइट है या भूख है, तो वो अग्नि है जो मुख्य, जो इसमें जो बहुत सटीक शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगा वो जठर अग्नि है, पेट की अग्नि जो है ना, जो अग्नि वो प्रदीप्त हो जाती है, वो उसका अग्नि का बड़ा अच्छा उसमें संचार रहता है उस समय में। तो उसमें हमें शरीर को शक्ति प्रदान करने वाली हम चीज़ें, और उस समय में अच्छी बात यह है कि क्योंकि अग्नि अच्छी है, अग्नि प्रदीप्त है, तो उस समय में हम जो भी खाएंगे, मतलब हार्ड से हार्ड या मुश्किल से मुश्किल पचने वाली चीज़ भी आमतौर पर लोग पचा लेते हैं, खा लेते हैं, बशर्ते बस उसे कोई रोगी ना हो या कुछ हो, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो कर लेते हैं। तो उसमें उस तरह से हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो विसर्ग ऋतु है उसमें ज़्यादा हमें खान पान पर अपना रोक नहीं दे सकते। अगर जो आप खा सकते हैं, जो आप पचा सकते हैं, खा लेना चाहिए, बताया वो खा सकते हैं, तो उस वक्त हमें खाने पीने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है देखने की। तो उस दौरान पेय पदार्थ क्या क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? उस समय पेय पदार्थ हमें ऋतु के अनुसार इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मौसमी फल और उनके रस जो उस समय में, क्योंकि किसी मौसम में किसी विशेष फल का होना ही ये दर्शाता है कि कुदरत भी ये चाहती है कि उस समय में उसका सेवन किया जाए, क्योंकि वो ऋतु के अनुसार ही एक सृष्टि का चक्र बना हुआ है। तो अपने मौसम के जो ऋतुओं के साथ जो फल और जो सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए। जो सामयिक चीज़ें हैं, जो कि सीजनल फ्रूट जिसको हम कहेंगे या सीजनल वेजिटेबल्स, उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, चाहे कम करें ज़्यादा करें, अपनी अपनी पाचन शक्ति के अनुसार करें, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन जो मौसमी फल और सब्जियां हैं उनका सेवन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कुदरत ने इसीलिए उस समय पे विशेष समय में उत्पन्न किए हैं कि उसकी ज़रूरत शरीर को है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो उस समय में वो क्यों उत्पन्न ही ना होता। तो पूरी सूझबूझ के साथ और अपने क्षमता अनुसार उसे हमें सीज़न के अनुरूप यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें दिनचर्या की, तो मुझे लगता है हर ऋतु में मानव का जो दिनचर्या लगभग एक तरह के रहना चाहिए। तो अगर हम बात करें दिनचर्या की, तो किस तरह का जो एक दिनचर्या हम सबका रहना चाहिए ताकि जो हम एक स्वस्थ शरीर को रख सकें? जी हाँ, दिनचर्या की आपने बहुत अच्छी दिनचर्या, अगर इसमें ऋतुओं के साथ हम वो करें तो ऋतुओं के साथ इसका बहुत ज़्यादा मतलब अल्ट्रेशन या चेंज नहीं आता है। बेसिक जो बिल्कुल आधारभूत दिनचर्या जो है वो तो अच्छी रहनी चाहिए। जैसे सुबह व्यायाम को अगर हम बात करें, सुबह जल्दी उठ के अपने डेली रूटीन से, अपने शौच वगैरह से निवृत्त होकर व्यायाम बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि व्यायाम से जो रात भर से हमारा शरीर रेस्ट पे होता है, एक दोषों का वात पित्त कफ दोषों का अपना
संचरण हो गया होता है, उसको प्रॉपर से उसको एक्टिवेट करने के लिए व्यायाम बहुत एक ज़रूरी रोल प्ले करता है। तो उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अक्सर जब भी हम ऋतुचर्या के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बार बार उपटन के उपयोग के बारे में बताया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को उपटन के बारे में बताया, आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किन ऋतुओं में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, उपटन का मतलब है कि समथिंग टू अप्लाई, हम कुछ अपने शरीर पे अप्लाई करें या करने वाली कोई ऐसी वस्तु है। उपटन मतलब कि उसे हम यूज़ करें, वो भी ऋतुओं के अनुसार कुछ ऐसे द्रव्य रहते हैं कि जिसको हम एक पेस्ट के रूप में, एक मिक्सचर बना के पाउडर फॉर्म में या थोड़ा सा उसको सेमी पाउडर फॉर्म में या थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में बना के उसे शरीर पे उसका मर्दन करें, जिससे कि दोषों का शमन हो उस ऋतु में, जो जरूरी है। अक्सर जब बात करते हैं तो अलग अलग ऋतुओं में महिलाओं के शरीर में भी अलग अलग जो बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। तो महिलाओं को अगर हम बात करें तो किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ऋतुओं के जो प्रभाव से अपने आप को बचा सके? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे मरीज़ महिला पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी ज़्यादातर ये क्वारी रहती है, ज़्यादातर इनका वो सवाल रहता है कि भूख नहीं लग रही है, थकान, इस तरह की दिक्कतें। तो विशेष रूप से ध्यान पोषण का रखना चाहिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है। हम कुछ भी मतलब दिनचर्या किसी की कोई भी हो, वो शरीर उसके साथ टैकल कर लेता है, कोप अप कर लेता है, लेकिन अगर शरीर में पोषण ही ठीक से नहीं होगा तो निस्संदेह हमें थकान भी रहेगी, हम जल्दी अपने काम से थक जाएंगे और नींद में उसका फ़र्क पड़ेगा, भूख में फ़र्क पड़ेगा। तो विशेष रूप से मैं महिला दिनचर्या अच्छी से रखें और सबसे विशेष ध्यान जो देने की ज़रूरत रहती है, बेशक वो अभी आपने तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से पूछा, पर मैं ये कहूँगा कि महिलाएं हों, पुरुष हों और बेशक बच्चे हों, लेकिन मैं ये कहूँगा कि न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, पोषण सबसे आधारभूत जो आवश्यकता है शरीर की, ताकि हम पूरा दिन एक्टिव रह के सकें और अपनी दिनचर्या, डे टू डे लाइफ में जो हमारी एक्टिविटी है, जो भी हम काम करते हैं, हम नौकरी पेशा हैं या कोई लेडीज़ की आप बात करें, हाउस वाइफ्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो तभी वो अपना सारा काम ठीक से कर पाएंगे अगर पोषण ठीक से रहेगा। तो पोषण सबसे आधारभूत आवश्यकता है शरीर की, अगर वो ठीक रहेगा तो बहुत सी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपना जो पोषण और जो आहार है उसे सुधारने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, जब भी हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा में शुद्धिकरण, जो मनुष्य के शरीर का शुद्धिकरण, जो अंग्रेजी में डिटॉक्सिकेशन कहा जाता है, तो उसे किस तरह से किया जाता है, क्या क्या विधि रहती है इसकी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डिटॉक्स करना या डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे आयुर्वेद में इसे शोधन कहा गया है। शोधन, शरीर में दोष बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, कुपित हो जाते हैं, प्रकोप उनका हो जाता है, तो इनका अलग अलग समय पे अलग अलग शोधन का वो रहता है। आयुर्वेद में पंचकर्मा का वर्णन किया गया है। पंचकर्मा में है वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण और बस्ती, नस्या। इन सभी प्रोसीजर से हम शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं उनका शोधन किया जा सकता है। तो उसका पंचकर्मा, लेकिन इसमें ये कहना विशेष रहेगा कि पंचकर्मा की कोई भी आप पद्धति, कोई भी थेरेपी करवाना की कोई किसी को आवश्यकता है तो या तो एक्सपर्ट व्यक्ति की देखरेख में करें या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में ही या कोई जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वहीं करवाएं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का को ध्यान में रख के किया जाना पड़ता है। कभी भी कहीं से पढ़ के या कहीं से उसको सर्च करके कई लोग कोशिश करते हैं और कि हमने घर में कोशिश की, वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये करना चाहिए। शोधन बहुत अच्छी एक थेरेपी है, इसमें शरीर का बहुत सारे दोषों की शुद्धि हो जाती है और कई रोगों से हम बिल्कुल निवृत्त भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट से अगर आप अपने शरीर के जो शुद्धिकरण करवाते तो एक्सपर्ट की सलाह लेना ज़रूरी है और किसी एक एक्सपर्ट के पास ही इसको करवाना चाहिए। जैसे कि अगर थोड़ा सामयिक बात करें तो वसंत ऋतु में
जो बताया गया है, वमन बहुत आवश्यक बताया गया है। वमन जो, क्योंकि कफ का संचय हुआ रहता है शरीर में, कफ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका होता है। तो वमन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि वमन का मतलब होता है कि मोटे तौर पे कि हमें वमन मतलब वॉमिटिंग या उल्टियाँ वो करवा के जो औषधीय द्रव्यों से बनाए गए पेय पदार्थ होते हैं वो व्यक्ति को पिलाए जाते हैं पूरे देख रेख में। उसके बाद उसे वमन आता है तो वो पूरी गंदगी कोष्ठ से, पेट से निकाल के उसको बाहर फेंका जाता है। तो वमन इंडिकेटेड है, वसंत ऋतु में बहुत आवश्यक करना चाहिए। अगर किसी के लिए संभव हो तो अवश्य कर लेना चाहिए। तो इसे कोई भी कर सकता है, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो या महिला हो? जी, तो ये किसी के लिए भी किया जा सकता है? किसी के लिए भी किया जा सकता है, विशेष अवस्थाओं में भी किया जा सकता है। उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि व्यक्ति पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करे, फिर उसके शरीर की, उसकी प्रकृति के हिसाब से जो भी उसके लिए उपयुक्त रहेगा वो उन्हें करवाना चाहिए और किया जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे आयुर्वेदा में नीम के पत्तों का इस्तेमाल के लिए बहुत एक विशेष बार ध्यान दिया जाता है। तो आखिर नीम के पत्ते का जो सेवन करना कितना ज़रूरी है और उसके फ़ायदे किस तरह के लिए होते हैं? ये सवाल भी आपका डिटॉक्स से संबंधित आ गया। तो डिटॉक्स मतलब नीम जो है, जो शरीर में जमा हुई अशुद्धियों को ही उसका निवारण करता है। तो कहा जाता है कि वसंत ऋतु में अगर हम नीम का सेवन 15 दिन तक, जैसे नीम का सेवन वैसे तो शास्त्रों में लिखा गया है कि जो उसकी जो नए पत्तियां आती हैं इस ऋतु में, उन पत्तियों का सेवन रोज प्रातः एक विशेष मात्रा में करना चाहिए। नहीं तो अब हर जगह तो नीम के वो पेड़ उपलब्ध नहीं है, तो चूर्ण के रूप में भी आता है और उसके कषाय आते हैं, काढ़े आते हैं और टैबलेट्स और कैप्सूल्स के रूप में भी। तो जिस भी रूप में जहाँ भी उपलब्ध हो करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि 15 दिन अगर साल के 15 दिन अगर नीम का इस्तेमाल कर लिया जाए तो संपूर्ण वर्ष के लिए व्यक्ति निरोगी रह सकता है। इसका इतना अच्छा प्रभाव शरीर पे रहता है, दोषों पे रहता है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि जो आजकल की जो जनरेशन है छोटी छोटी बातों पर दवाइयाँ लेने का इस्तेमाल करती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हानिकारक भी होता है। और हम अक्सर देखते हैं, लोगों को लगता है कि जो आयुर्वेदा है वो एक चिकित्सा विधि है, पर आयुर्वेदा एक जीवन शैली है। वो हमें बताता है कि किस तरह हम अपनी जीवन को जीना चाहिए। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसमें सबसे सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदा इसको हम केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं कह सकते, ये एक जीवन शैली है। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर कोई इसे पूरी तरह से अपने मतलब जीवन में ढाल ले तो व्यक्ति निरोगी ही नहीं होगा। जैसे कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, आयुर्वेद का जो एक पर्पज़ है जो शास्त्रों में दिया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। जो स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रहे। और आतुर व्यक्ति बोलते हैं, जो रोगी होते हैं उसे आतुर कहते हैं। तो आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो आतुर है, जो रोगी है, किसी कारण से उसे किसी रोग से वो ग्रसित हो गया है, तो उसके विकार उसके शरीर में जो भी आ गया उसको शमन करना है, उसे ट्रीट करना है। तो आयुर्वेद का पर्पज़ ही जब शुरू में ये बता दिया गया है तो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या रहेगी और ऋतुचर्या, दिनचर्या, हम उसके अनुसार सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की जो रिजाइम बताई गई है, अगर उस तरह से हम फॉलो करेंगे तो व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा। तो अगर कहीं किन्हीं कारणों से, विशेष कारणों से कोई व्यक्ति बीमार हो भी जाता है, तब भी हम उसकी दिनचर्या और ऋतुचर्या को सब कुछ ठीक करके और उसे निरोगी दोबारा से बना के उसे एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो आयुर्वेदा में जो ऋतुचर्या के बारे में बहुत खास तौर पे बताया गया है। अगर हम बात करें, जो आज की जनरेशन है वो ऋतुचर्या को धीरे धीरे भूलती जा रही है और इसी कारण हमारे जो आज की जनरेशन है उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ और तरह तरह की समस्या देखने के लिए मिली। काफ़ी हमारे जो आजकल की जनरेशन डिप्रेशन और अलग अलग जो बीमारी देखने के लिए मिली। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप हमारे दर्शकों को ऋतुचर्या के बारे में कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में अगर आप संदेश देना चाहें।
इसमें सबसे पहले शुरुआत मैं इस चीज़ से करूँगा कि आजकल का जो जीवन है बहुत तीव्र गति से चलने वाला जीवन है जी। और जिसमें कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि बहुत दिन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इन चीज़ों के साथ, और ये आवश्यकता भी है। जी। ये नहीं कह सकते कि कोई एक्सेस कोई यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर हम पढ़ाई की बात कर लें तो पढ़ाई में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल है, सब कुछ है। तो जब हम उसमें लिप्त होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि असमय सोना, रात को तो लेट कहीं ना कहीं सोएंगे। हमें अपने जीवन में दोबारा से जो हमारे आयुर्वेद में बताया जी। गया है कि ऋतुचर्या का किस तरह से हमारे इस्तेमाल करना चाहिए उससे, ताकि हमारे जो शरीर मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रह सकें। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने आज हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारियाँ दी और किस तरह से ऋतुचर्या से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।